जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें कि आपको वीडियो का फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है, तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ही दें। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गोवा और डी केरल। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में केरल राज्य ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। केरल के मत्स्य विभाग ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक मत्स्य पालन के पूर्व अतिरिक्त निदेशक पी सहदेवन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन किया स्थापना की है। दोस्तों अब यहाँ से दो चीजें याद रखनी है आपको। समिति कितने सदस्यीय है? तो 7 सदस्यीय। और अध्यक्ष कौन है इसके? तो पी सहदेवन सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं दोस्तों इस समिति के। यह समिति अध्ययन करेगी और समुद्र में सुरक्षा, तटीय सुरक्षा और पोत निगरानी प्रणालियों से संबंधित मुद्दों को हल करने के तरीकों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह अवैध और अनियमित मछली पकड़ने पर भी अध्ययन करेगी। दोस्तों अब नजर डालेंगे हम केरल की तरफ। तो जैसे हम देख सकते हैं, यह दक्षिण भारतीय राज्य केरल है, जिसकी अगर सीमाएं देखें तो कर्नाटक और तमिलनाडु से यह सीमाएं साझा करता है। साथ में अरब सागर से लगी हुई इसकी तटीय सीमा है। अब देखेंगे इसकी राजधानी। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तथा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। केरल के पड़ोसी राज्य आपको पता है तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल में स्थित बांध देखें तो इडुक्की बांध पेरियार नदी पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखें। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर, इसमें पेरियार लगा है तो आपको याद रहेगा पेरियार नदी पर है। और चिमनी बांध चिमनी नदी पर, तो आपको मेनली क्या याद रखना है? इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पर है। राष्ट्रीय उद्यान देखें अगर तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है। दोस्तों याद रखें, केरल में ही वायनाड जलप्रपात भी है और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर केरल में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल देखें तो पद्मनाभा स्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर और कलामंडलम मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। दोस्तों केरल की अब अधिक जानकारी देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तो कोच्चि बंदरगाह जो कि केरल में स्थित है, इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। केरल में बहने वाली पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। भारत का पहला साक्षर राज्य और सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल। तो दोस्तों अगर जो पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित हुआ पहला तो वह केरल है, और सर्वाधिक शिक्षित या साक्षरता दर वाला राज्य तो वह भी केरल है। केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य केरल भारत का, और अधिकतम जीवन प्रत्याशा वाला राज्य भी केरल ही है। केरल में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लॉन्च किया गया। केरल का जेंडर पार्क फरवरी माह से शुरू किया गया, जो कि भारत का पहला जेंडर पार्क है, याद रखना है आपको। तो भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ? केरल में। और कब? फरवरी से शुरू किया गया। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन किया गया। तो सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारत की पहली केरल में। केरल की टेक्नो सिटी मंगलमपुरम में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो कहाँ की गई है? मंगलपुरम में, केरल के मंगलपुरम में भारत की पहली डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। केरल के पलक्कड़ जिले में ओट्टापलम में भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क है, यह भी याद रखना है। स्नेक बोट्स रेस, केरल में यह रेस अल्लपुझा की झील में होती है। कौन सी झील में होती है दोस्तों? अल्लपुझा की झील में। स्नेक बोट्स चूंकि देखने में स्नेक जैसी होती हैं, इसलिए इन्हें ऐसा नाम दिया गया है। तो स्नेक बोट्स रेस किस राज्य में होती है? केरल में। और कौन सी झील में? तो अल्लपुझा की झील में होती है। आगे अन्य तथ्य देखेंगे दोस्तों केरल के। तो केरल में लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुष के लिए 1084 महिलाएं, मतलब यह सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी है। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र केरल राज्य सरकार द्वारा कोट्टूर के इको टूरिज्म गांव में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों कहाँ किया जाना है पहला हाथी पुनर्वास केंद्र? केरल राज्य में। केरल में कहाँ? कोट्टूर के इको टूरिज्म गांव में। केरल के कोझिकोड में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया? केरल में। केरल के कहाँ? तो कोझिकोड में। और किसके अनुरूप है? तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। भारत की पहली कॉमर्शियल लिक्विफाइड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस
जिसे पेट्रोनेट द्वारा विकसित किया गया था, केरल के कोच्चि शहर में लॉन्च की गई। याद रखना है दोस्तों, भारत की पहली कॉमर्शियल लिक्विफाइड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बस वाली किसने लॉन्च की थी या डिजाइन की थी? तो पेट्रोनेट द्वारा विकसित की गई थी। और लॉन्च कहाँ की गई? तो केरल के कोच्चि शहर में लॉन्च की गई। इंडियन नेवल अकेडमी एझीमाला ने 3 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की। यह संयंत्र भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर संयंत्र है और इसका अनुमानित जीवन काल 25 वर्ष है। दोस्तों कहाँ? इंडियन नेवल अकेडमी एझीमाला में। कितने मेगावाट? तो 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की गई है। यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर संयंत्र है, इसलिए आपको यह याद रखना है। और इसका अनुमानित जीवन काल कितना है? 25 वर्ष। दोस्तों केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के बिझनझाम गांव में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों पहली समुद्री एम्बुलेंस का नाम क्या है? प्रतीक्षा। कहाँ लॉन्च की गई? तो केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के बिझनझाम गांव में। और आखिरी है दोस्तों, WHO और यूनिसेफ द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का पहला शिशु सौहार्द राज्य मतलब बेबी फ्रेंडली स्टेट है कौन सा? केरल। तो विश्व का पहला है, याद रखना है। मान्यता किसने दी है? WHO और यूनिसेफ ने। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत को वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा? आपके ऑप्शन हैं ए अमेरिका, बी जापान, सी रूस और डी चीन। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में जापान ने भारत को वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करने का घोषणा की है। जापान भारत को टीकों की सुरक्षा भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा। यह सहायता भारत को यूनिसेफ के माध्यम से कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध कराएगी। जापान भी टीकों की खरीद के लिए कोवैक्स सुविधा के संचालन का नेतृत्व करता है। नजर डालेंगे दोस्तों जापान की तरफ, तो जैसे हम देख सकते हैं यह जापान है, जिसके अगर हम पड़ोसी देश देखें, मतलब पड़ोसी देश कैसे? समुद्री सीमा बनाने वाले या कैसी तटीय सीमा किसी से नहीं बनाता। तो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया से यह वो बनाता है सीमा। इसमें अगर हम इसके देखें तो यह प्रमुख 4 द्वीप बड़े और कई छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। 4 द्वीपों के नाम देखें तो क्यूशू, शिकोकू, होन्शू और होक्काइडो इसके 4 प्रमुख द्वीप हैं। अब नजर डालेंगे दोस्तों जापान की जानकारी की तरफ। तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा जापानी येन है। जापान के राष्ट्रपति वर्तमान में नारुहितो तथा प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा हैं। जापान के अगर उपनाम देखें दोस्तों तो जापान को सूर्योदय का देश और भूकंप और सुनामियों का देश जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन 2 उपनाम है दोस्तों? सूर्योदय का देश और भूकंप और सुनामियों का देश। दोस्तों जापान विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज निर्माण करता देश है। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा समुद्री जहाज निर्माण करता देश कौन सा है तो जापान। जापान दुनिया का 11वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो दोस्तों जापान 11वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र 37.4 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र कौन सा है? ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र। जापान को प्रायः 4 बड़े द्वीपों का देश कहा जाता है। ये द्वीप हैं होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू तथा क्यूशू। होन्शू द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो दोस्तों याद रखना है, यह पॉइंट पूछा जा चुका है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शू द्वीप आपको याद रखना है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को भारत के पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि शिंजो अबे कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? जापान के, जिन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म में से पद्म विभूषण दिया गया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय राष्ट्र ने भारतीय बागवानी उपज के लिए बाजार पहुंच प्रदान की है? आपके ऑप्शन हैं ए स्पेन, बी ऑस्ट्रिया, सी हंगरी और डी सर्बिया। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में सर्बिया जो कि एक यूरोपीय राष्ट्र है ने भारतीय बागवानी उपज के लिए बाजार पहुंच प्रदान की है। सर्बिया ने भारतीय बागवानी उत्पादों जैसे प्याज, आलू, अनार और अनार के दानों के लिए बाजार पहुंच प्रदान की है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA के अनुसार भारत में उगाए जाने वाले अनार और प्याज के निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, जबकि आलू के निर्यात के लिए यह आवश्यक है। तो दोस्तों फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र किसके लिए नहीं चाहिए है? अनार और प्याज के निर्यात के लिए नहीं चाहिए, सिर्फ आलू के लिए चाहिए। और यह
घोषणा किसने की है? तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण ने। नजर डालेंगे दोस्तों सर्बिया की तरफ, तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है तथा मुद्रा सर्बियाई दीनार है। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुशिक तथा प्रधानमंत्री एना ब्रानबीक हैं। दोस्तों सर्बिया से परीक्षा की दृष्टिकोण से ज़्यादा तथ्य नहीं है, इसलिए कुछ नहीं डाला है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, पुस्तक फियर्सली फीमेल द द्वितीय चंद स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शन है ए सोनू सूद, बी सुदीप मिश्रा, सी रवीश कुमार और डी सुधीर चौधरी। तो दोस्तों याद रखें, पुस्तक फियर्सली फीमेल द द्वितीय चंद स्टोरी सुदीप मिश्रा द्वारा लिखी गई है। सुदीप मिश्रा जो कि एक पत्रकार हैं की किताब फियर्सली फीमेल द द्वितीय चंद स्टोरी में लिंग पहचान विवाद के विस्तृत वर्णन के साथ द्वितीय चंद की यात्रा का वर्णन है। द्वितीय चंद दोस्तों एक एथलीट हैं जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। आपको यह भी याद रखना है किस राज्य से संबंध है, तो उड़ीसा से, जिसने उन्हें भारतीय खेल में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व बना दिया। यह पुस्तक वेस्टलैंड बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई थी। किसके द्वारा? वेस्टलैंड बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई। याद रखना है दोस्तों, प्रकाशन बोर्ड पूछा जाता है तो बहुत अच्छे से याद रखें, इसको हाईलाइट करके लिखें। भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक एथलीट द्वितीय चंद ने 2019 में इतिहास रचा जब वह नेपल्स में वर्ल्ड यूनिवर्सियड में 100 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बनी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, नेपल्स में वर्ल्ड यूनिवर्सियड में 100 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? द्वितीय चंद्र हैं जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। और इन्होंने यह कब जीता? तो 2019 में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आर.के. सावरवाल को कहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए केन्या, बी मंगोलिया, सी ऑस्ट्रिया और डी पोलैंड। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में आर.के. सावरवाल को पोलैंड के मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। आर.के. सावरवाल वर्तमान में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार मंगोलिया के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला सबसे वांछनीय और प्रतिष्ठित राज्य पुरस्कार है जो अत्यधिक मूल्यवान और प्रतिष्ठित है और उन व्यक्तियों को मान्यता देता है जिन्होंने मंगोलिया की समृद्धि के लिए अपनी उत्कृष्ट कड़ी मेहनत, बुद्धि और ईमानदारी के साथ एक अमूल्य योगदान दिया है और अन्य राष्ट्रों के साथ इसकी मित्रता, साथ ही कला, संस्कृति, विज्ञान और मानवता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों याद रखें, यह मंगोलिया के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है। वर्तमान में आर.के. सावरवाल किस पोस्ट पर हैं? तो याद रखना है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर.के. सावरवाल हैं। नजर डालेंगे मंगोलिया की तरफ, तो मंगोलिया की राजधानी उलन बातोर है। मंगोलिया की मुद्रा मंगोलियाई तोगरोग है तथा राष्ट्रपति उखना खुरेलसुख हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन बना है भारत का? तो आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी गोवा और डी बिहार। तो दोस्तों याद रखें, रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा बना है। दोस्तों पिछले 3 सालों से गोवा राज्य में रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया है। मिशन रेबीज की टीम बहुत प्रभावी ढंग से अपना काम कर रही थी और कुत्तों के लिए टीकाकरण भी कर रही थी। 2018 में राज्य में रेबीज का कोई मामला सामने नहीं आया था। मिशन रेबीज के बाद यह प्रगति हुई है जो 2014 से एक राज्यव्यापी अभियान है। तो दोस्तों मिशन रेबीज कब शुरुआत की गई? 2014 में शुरुआत की गई मिशन रेबीज की, जिसमें लगभग 1 लाख कुत्तों को सालाना एंटी रेबीज वैक्सीन दिया गया और एक जागरूकता अभियान चलाया गया। और यह भी याद रखना है, गोवा राज्य में रेबीज का कभी भी कब के बाद से एक भी शिकार नहीं आया है, एक भी मामला नहीं आया है, तो 2018 के बाद। अब नजर डालेंगे दोस्तों गोवा की तरफ, तो जैसे हम देख सकते हैं यह गोवा स्थित है, जिसकी सीमाएं देखें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक से यह सीमा है तथा अरब सागर से यह तटीय सीमा बनाता है। गोवा की तरफ अगर नजर डालें तो दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी है जो कि मांडवी नदी के तट पर स्थित है। याद रखना दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। गोवा के राज्यपाल वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी तथा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। गोवा के पड़ोसी राज्य आपको बताएं महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा गोवा में स्थित अगर वन्य एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें तो बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। दोस्तों याद रखना, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में, तब जबकि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपको जो याद रखना है, हमेशा कन्फ्यूजिंग रहता है और जितनी बार सामने आएगा मैं उतनी बार क्लियर करूंगा, याद आपको रखना है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में, कोटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। दोस्तों याद रखना है,
पूरे वन्यजीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट हैं कौन कौन से? बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, कोटी गोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। दोस्तों अब नजर डालें अगर आगे तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी के किनारे ही पणजी स्थित है और मांडवी नदी पर ही दूध सागर जलप्रपात है। कहाँ है? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से चौथा सबसे छोटा राज्य है। दोस्तों याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य गोवा और जनसंख्या की दृष्टिकोण से चौथा सबसे छोटा राज्य गोवा। देखते हैं आज का आगे की जानकारी दोस्तों गोवा की। तो गोवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 51वां संस्करण 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक गोवा के पणजी के पास श्यामा प्रसाद स्टेडियम में आयोजित किया गया। तो दोस्तों IFFI का 51वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो गोवा में। देखेंगे आगे दोस्तों, तो पणजी में फिट इंडिया मिशन के तहत फिट इंडिया साइक्लोथॉन कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो फिट इंडिया मिशन के तहत फिट इंडिया साइक्लोथॉन का कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा की राजधानी पणजी में। केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गोवा के मांडोवी नदी के तट पर भारत के पहले फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किया और वास्को गोवा में एक क्रूज टर्मिनल पर एक आव्रजन सुविधा कार्यालय का भी उद्घाटन किया। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया। किस नदी पर किया गया? तो मांडवी नदी के तट पर किया गया। और किस राज्य में? तो गोवा में किया गया। और गोवा के वास्को शहर में गोवा में एक क्रूज टर्मिनल पर एक आव्रजन सुविधा कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। दोस्तों आखिरी लाइन है गोवा की, तो गोवा कोविड-19 के लिए एक स्व-मूल्यांकन उपकरण लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। तो दोस्तों कोविड-19 के लिए एक स्व-मूल्यांकन उपकरण लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? गोवा है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। सॉरी दोस्तों, गोवा के अभी और फैक्ट बाकी हैं तो अब वो भी देख लीजिए। गोवा कोरोना मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया। याद रखें दोस्तों, गोवा का कोरोना मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो दोस्तों एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है देश का? गोवा। 1956 में गोवा में सेंट पॉल कॉलेज में एशिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था। एशिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया गया? गोवा में, गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में। और कब? तो 1956 में। गोवा में पणजी के तटीय जल में स्थित करवेला एशिया का एकमात्र तैरता हुआ कैसीनो है। तो दोस्तों कैसीनो एशिया का एकमात्र तैरता हुआ कैसीनो कौन सा है? करवेला, जो कि कहाँ है? तो गोवा में, पणजी के तटीय जल में। दोस्तों प्रति व्यक्ति GDP के हिसाब से गोवा भारत के सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति GDP के हिसाब से सबसे अच्छा राज्य, सबसे टॉप पर राज्य कौन सा है? तो गोवा है भारत में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोरर कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है A पेले, B हुसैन सईद, C फेरनैक पुस्कस और D क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो दोस्तों याद रखें, पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोरर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो संयुक्त रूप से शीर्ष स्कोर करने वाले सर्वकालिक पुरुष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं। वह वर्तमान में ईरान के दिग्गज अली डेई के साथ बंधे हुए हैं। मतलब अली डेई के साथ टाई करके एक ही साथ हैं, या स्कोरर वो लिखाना संयुक्त शीर्ष स्कोरर हैं, जिन्होंने 1993 से 2006 के बीच 149 मैचों में 109 बार स्कोर किया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 176 मैचों में 109 गोल के साथ पुरुषों की समग्र स्कोरिंग रिकॉर्ड को टाई करने के लिए 2 पेनाल्टी किए और फ्रांस के साथ 2-2 से ड्रॉ के बाद यूरोपीय चैंपियनशिप में पुर्तगाल 16 के दौर में आगे बढ़ा है। तो दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ लिस्ट में भारत का कौन सा संस्थान टॉप 100 में 23वें स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन है A एम्स दिल्ली, B एम्स पुणे, C एम्स चेन्नई और D एम्स बेंगलोर। दोस्तों याद रखें, अगर हमने विश्व के टॉप 100 में 23वें स्थान पर पूछा है तो यह जाहिर है कि यह भारत का सबसे टॉप रहा है और भारत का सबसे ऊपर यही रहा है। आपके ऑप्शन आपको बता दिए गए। अब आपको बता दें, हाल ही में जारी विश्व की बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में भारत का एम्स दिल्ली संस्थान टॉप 100 में 23वें स्थान पर रहा है। इस लिस्ट में अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन को विश्व के बेस्ट कॉलेज का खिताब हासिल हुआ है। कैसे हुआ है दोस्तों? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन
को विश्व के बेस्ट कॉलेज का खिताब हासिल हुआ है और कहाँ का है तो अमेरिका का। ये लिस्ट अमेरिका की सीईओ वर्ल्ड मैगजीन ने जारी की है। इसमें हार्वर्ड मेडिकल स्कूल को लिस्ट में दूसरी रैंक दी गई है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी को के पेरेलमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन को तीसरी रैंक हासिल हुई है। इस लिस्ट में भारत के 6 कॉलेज शामिल हैं और इसमें रैंकिंग में सबसे ऊपर दिल्ली एम्स 23वें स्थान पर, पुणे का आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज 34वें स्थान के साथ भारत के दृष्टिकोण से दूसरे पर, बेलोर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज 49वें स्थान पर विश्व में और तीसरे स्थान पर भारत में, पुडुचेरी का जिप मेयर 59वें स्थान पर विश्व में और चौथे स्थान पर भारत में, चेन्नई का मद्रास मेडिकल कॉलेज 64वें स्थान पर विश्व में और 5वें नंबर पर भारत में, और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU 72वें स्थान पर विश्व में और 6वें नंबर पर भारत की रैंक में है। यह टॉप 100 में शामिल भारत के 6 प्रमुख संस्थान हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न 29 जून को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बी राष्ट्रीय ज्ञान दिवस, सी राष्ट्रीय डाक दिवस और डी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो दोस्तों याद रखें 29 जून को पूरे भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया था। कब मनाया गया दोस्तों? 2007 में। भारत सरकार ने आर्थिक नीति और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्हें हम PC महालनोबिस नाम से भी जानते हैं, के द्वारा दिए गए उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए उनकी जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। उनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ था। वह एक भारतीय सांख्यिकीविद और वैज्ञानिक थे। वह योजना आयोग 1956 से 1961 के सदस्य थे। कब से कब तक दोस्तों? 1956 से 1961 तक के सदस्य थे। उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए 2 सेक्टर इनपुट आउटपुट मॉडल दिया था। कौन सी पंचवर्षीय के लिए योजना के लिए दोस्तों? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए 2 सेक्टर इनपुट आउटपुट मॉडल का दिया था, जिसे बाद में नेहरू महालनोबिस मॉडल के रूप में भी जाना जाने लगा था। दोस्तों उन्होंने दिसंबर 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता में। कब की गई? 1931 में। और किसके द्वारा की गई? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा की गई। दोस्तों याद रखना है। और इन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है क्रोएशिया में हो रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को महिलाओं के कितने मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में राही सारनबोत ने पहला गोल्ड मेडल जीता है। आपके ऑप्शन है ए 10 मीटर, बी 15 मीटर, सी 25 मीटर और डी 35 मीटर। तो दोस्तों आपको बता दें क्रोएशिया में हो रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत की महिलाओं के 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में राही सरनबोत ने पहला गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों याद रखना है पहला गोल्ड मेडल क्रोएशिया में शूटिंग वर्ल्ड कप में महिलाओं के किसने जीता है? तो यह भी याद रखना है राही सरनबोत ने जीता है। कितने मीटर में? तो 25 मीटर में। क्रोएशिया में हो रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत की महिलाओं के 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में राही सरनबोत ने पहला गोल्ड मेडल जीता है, जबकि इससे पहले उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल वीमेंस टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन्होंने 25 मीटर स्पोर्ट्स फाइनल में 39 पॉइंट हासिल किए और गोल्ड मेडल जीता है। याद रखना है दोस्तों किसने? राही सरनबोत ने। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न भी है दोस्तों। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में सरकार के फैसले के बाद यूरोप का पहला मास्क फ्री देश बन गया है? आपके ऑप्शन है ए इराक, बी ईरान, सी जापान और डी इटली। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में इटली सरकार के फैसले के बाद यूरोप का पहला मास्क फ्री देश बन गया है। दोस्तों हाल ही में सरकार के फैसले के बाद इटली यूरोप का पहला मास्क फ्री देश बन गया है। इटली की सरकार ने घर से निकलने पर मास्क की ज़रूरत को खत्म कर दिया है। इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वहां 20 राज्यों को लो कोरोना रिस्क की सूची में डाल दिया है। नजर डालेंगे इटली की तरफ दोस्तों, तो इटली की राजधानी रोम है। इटली की मुद्रा यूरो है। इटली के प्रधानमंत्री वर्तमान में मार्गियो द्रागी तथा राष्ट्रपति सर्जियो मट्टेरेल्ला हैं। दोस्तों याद रखें इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। इटली की अगर सबसे पवित्र नदी पूछी जाए आपसे तो इटली की सबसे पवित्र नदी पो नदी है। साथ ही याद रखें विश्व में इटली अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो यह भी याद रखना है आपको। और एक चीज़ और याद रखनी है वह है दोस्तों कि इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इटली की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और यहाँ के
बहुत सी समानताएं भारत से मिलती हैं, इसलिए यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। दोस्तों अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हम सबसे इस क्लास की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।